गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज योनि व्यापक का थर्ड लेक्चर है। आज हम चरक के अनुसार और बागभट्ट के अनुसार योनि व्यापक के भेद पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वातज। वातज में क्या मिलता है लक्षण? योनि में तोद, वेदना, स्तंभता, कर्कशता, सुक्ति, आयास आदि। तो यहाँ पे जो चीज हमको लगेगी कि वात में नहीं होगी या जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कोड बनाकर याद करेंगे या समझकर याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तोद वात में मिलता है, तो आप ना पित्त का लगाओगे कभी, ना ही कफ में लगाओगे। ठीक है, तो तोद, वेदना, स्तंभता, कर्कशता ये सारे जो लक्षण है वात दोष के ही होते हैं। ठीक है, पिपीलिका सत्य में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और कई जगह ये लक्षण मिलता है। पिपीलिका सत्य में मतलब होता है शरीर पर चींटी के चलने का महसूस होना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर पर चींटियां चल रही हो। ठीक है, कहाँ मिलता है? वातज योनि व्यापक। पिपीलिका वाला अधिकतर ज्यादातर कहाँ मिलता है? वातज के अंतर्गत ही मिलता है। और क्या क्या चीजें होती हैं अपन देख लेते हैं। कहाँ कहाँ और मिलता है चींटियों के रेंगने के समान? वातज गुल्म में मिलता है, एक वातज विसर्प में मिलता है ये लक्षण, और मांसावृत वात में मिलता है। तीन जगह मिलता है। और एक क्या हो गया चौथी जगह? वातज योनि व्यापक। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? योनि व्यापक। लेकिन पिपीलिका सत्य में पिपीलिका चींटियां चलने के समान वेदना कहाँ हो रही है, और बाकी हमको ये चीजें भी यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वातज गुल्म है, वातज विसर्प है, मांसावृत वात है, वातज योनि व्यापक। ठीक है, अब एक और चीज होता है, यहाँ पे चलने के समान है और मूत्र में चींटियां कहाँ लगती है आप वो प्रमेय में पढ़ोगे ना। मूत्र में चींटियां लगती हैं वो प्रमेय में होता है। प्रमेय के भी पूर्व रूप में ना, प्रमेय के पूर्व में क्या होता है? मूत्र में चींटी लगना, यहाँ पर शरीर पर चींटी चलना। एक और आता है चींटियों से चिकित्सा। चींटी से चिकित्सा किसमें करते हैं? ये भी आपने उदर रोग में पढ़ा होगा, परिस्राव उदर। परिस्राव उदर जो उदर रोग है उसमें चींटियों से चिकित्सा करते हैं। जब आप वो परिस्राव उदर पढ़ोगे तब वहां पर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब आर्तव कैसा आता है? सशब्द, रुक, पेन, तनु, रूक्ष, आर्तव, अनिलाद। यहाँ पर कुछ भी लक्षण ऐसा नहीं है जो वात का गुण ना हो। तो तनु भी वात में मिलता है, रुक्ष भी वात में मिलता है, पेन भी वात के कारण होता है, शब्द भी वात के कारण है, रुक भी वात के कारण होता है। तो किसका लक्षण हो गया? वात का। इससे रिलेटेड चीजें आप और जगह भी पढ़ोगे, महायोनि पढ़ोगे, वहां पे भी कुछ इसी से रिलेटेड चीज आएगा, है ना, तब हम वहां पे ये वाला रिपीट करेंगे। आर्तव मात्रा। अब ये बागभट्ट के अनुसार पढ़ते हैं। यहाँ पे चरक का मेन पढ़ेंगे। बागभट्ट ने जो इम्पोर्टेंट बताया है आचार्य चरक से थोड़ा सा अलग, वो पढ़ेंगे। बाकी अगर सिमिलर बताया है किसी योनि व्यापक का लक्षण तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी तो सिमिलर है, जो लक्षण है गुण है वो सिमिलर बताया है, अकेला ये थोड़ा अलग बता दिया। अल्प मात्रा में आर्तव स्राव होता है। क्या बोलेंगे इसको? टर्म क्या देंगे? ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड भी कम होता है और यहाँ पे क्या होता है? ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ध्यान रखना, जो मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लेकिन क्या होगा? ब्लीडिंग कम होता है। ध्यान रखना, ड्यूरेशन कितना बढ़ जाता है? अबाउट 35 डेज, इससे ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ब्लीडिंग क्या होती है इसमें? ब्लीडिंग भी कैसी होती है? कम होती है। पूछा गया था एक बार, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया था, ओलिगोमेनोरिया कौन सी योनि व्यापक में मिलता है? तो बागभट्ट ने बोला है वातज योनि व्यापक में मिलता है। नेक्स्ट आता है पित्त का। दाह, पाग, जरोष्णार्ता, नील, पितासित, आर्तवा, भ्रशोष्ण, कुणप स्रावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुणप स्राव। बाकी लक्षण देखिए, दाह, पाग, ज्वर ये सारा पित्त का ही होता है। नील पीत पित्त का होता है। भ्रशोष्ण गर्म स्राव। आर्तव गर्म किस में निकलेगा? पित्त है, गर्म निकलेगा, और जहां पर ज्यादा गर्मी रहती है वहीं पे ज्यादा सड़न होती है।
हाँ, तो कुड़क मतलब क्या हो गया, मुर्दे के गंध, मतलब सड़ गया है, किसके कारण, पित्त की उष्मा के कारण। ठीक है, बाघभट्ट ने इसका कुछ स्पेशल नहीं बताया था, आचार्य चरक के जैसा ही था, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब कफज का देखते हैं। योनि में पिच्छलता, कफ का गुण है शीतलता, कंडू, अल्प वेदना, सारा का सारा कफ का गुण है। आर्तव पांडु पिच्छिल आर्तव वाहिनी, ध्यान रखना है पांडु, क्योंकि अभी नीचे भी पढ़ने वाले हैं पिच्छिल आर्तव वाहिनी। ठीक है, तो पिच्छिलता किसमें होती है, कफ में होती है। जब भी जितने भी कफज डिसऑर्डर होते हैं, कफ वृद्धि में हमको पांडुता देखने को मिलती है। ठीक है, सन्निपात, समस्त नियंत्रण रसायन, इसके दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये तीनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ऐसी कौन सी योनि व्यापद है जो सभी रसों के सेवन से होती है, सन्निपात। सन्निपात मतलब क्या, सारे रस इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, और एक ग्रहणी में भी आता है, वातज ग्रहणी, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, सभी प्रकार के रसों के सेवन करने से हो रहा है। वातज ग्रहणी में लक्षण क्या मिलता है, सभी रसों को खाने की इच्छा होती है ना, सभी रसों को खाने की इच्छा किसमें होती है, वातज ग्रहणी में। ठीक है, दाह शूलार्ता योनि, योनि में क्या हो रहा है, दाह भी हो रहा है, शूल भी हो रहा है। फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं यहाँ का पित्त का तो नहीं है, तो यहाँ पे दाह पाक, पाक भी है साथ में, तो पित्त के कारण क्या हो रहा है, पाक हो रहा है। यहाँ पे केवल क्या है, दाह शूल। अब देखिए, दाह किसका लक्षण है, पित्त का, शूल किसका है, वात का, श्वेत किसका है, कफ का। तो हो गया ना सन्निपात, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा सेंटेंस देगा, दाह शूलार्ता और श्वेत पिच्छिल वाहिनी किसका है, तो पित्त हो गया, वात हो गया, कफ हो गया, मतलब इस सन्निपात का लक्षण है। इसको अलग से भी याद करेंगे, श्वेत पिच्छिल वाहिनी यहाँ पे है, पांडु पिच्छिल आर्तवाहिनी यहाँ पर है, तो सा से सन्निपात, सा से श्वेत, ऐसे करके मैच कर लेना। सन्निपात में श्वेत आया है और यहाँ पे क्या आया है, पांडु। अब एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे आर्तव ऐसा निकल रहा और यहाँ पे गर्भणी का शरीर भी पांडु वर्णा होता है, कफज में लिखा नहीं था, यहाँ पे पांडु वर्णा, गर्भणी भी कैसी हो जाती, एनेमिक हो जाती है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी योनि व्यापक है जिसमें गर्भणी एनेमिक हो जाती, सॉरी ना, स्त्री एनेमिक हो जाती, गर्भणी शायद हमने एक दो बार बोल दिया ना, गर्भणी नहीं समझना, स्त्री क्या हो जाती है, इसको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ का भी हमने दाह शूलार्ता और श्वेत पिच्छिल वाहिनी याद कर दिया। इसके पहले अभी वातज योनि व्यापक में आचार्य बाघभट्ट के बहुत महत्वपूर्ण 3 लक्षण और रह गए थे, पहले हम उसको याद कर लेते हैं, वहां पे आपको बताया नहीं था। ठीक है, तो वातज योनि व्यापक में हमने पढ़ लिया था, आचार्य बाघभट्ट के अनुसार आर्तव स्राव कैसा होता है, अल्प, ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या था, योनि में स्रंस होना, योनि स्रंस भी मिलता है, किसमें, ये वातज योनि व्यापक का पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे हमने आपको बताया नहीं था। वातज योनि व्यापक में आर्तव अल्प रहता है और योनि का स्रंस हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल प्रोलैप्स। एक बार इंग्लिश पूछ लिया था कि वेजाइनल प्रोलैप्स कौन से योनि व्यापक में मिलता है, तो वातज योनि व्यापक में, आचार्य बाघभट्ट ने बताया हुआ है। फिर क्या आता है, वंक्षण और पार्श्व में वेदना, वंक्षण और पार्श्व में वेदना। अब स्थान स्थान वाला 2 जगह और आएगा, 2 या 3 जगह आएगा, अभी से आपको याद करना है। आचार्य बाघभट्ट ने वातज में वंक्षण पार्श्व में वेदना है, कैसे याद करोगे, वा से वंक्षण, वा से वातज में। ठीक है, फिर क्या है, चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि वातज योनि व्यापक में गुल्म की उत्पत्ति किसने बताई है, तो बाघभट्ट ने वातज योनि व्यापक में गुल्म की उत्पत्ति बताई हुई है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जो आचार्य बाघभट्ट के हैं और बहुत पूछे जाते हैं। अब एक और लक्षण के रूप में मिलता है, एक जगह और मिलता है गुल्म, वातज अर्श में। जब आप वातज अर्श पढ़ोगे वहां पर गुल्म भी एक लक्षण के रूप में मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, हमारा क्वेश्चन रह गया था इसलिए हमने उसको दोबारा पढ़ाया। रक्तज योनि व्यापक, रक्त पित्त करे नार्या रक्तम पित्तेन दूषितम अति प्रवृत्ते योन्याम। अब देखिए, यहाँ पे रक्त पित्त वर्धक आहार करने से पहले रक्त दूषित होता है, फिर वो जाके पहले पित्त दूषित होता है, फिर वो जाके रक्त को दूषित कर देता है।
ना, याद रखना पहले फर्स्ट नंबर पर पित्त दूषित हो रहा है, उसके बाद ये किसको दूषित करेगा, रक्त को दूषित करेगा। और क्या होता है यहाँ पर, अति प्रवृत्ते योनियाम, योनि मार्ग से अति मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति होती है। कब होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लवदे गर्भे अपि शास्त्रजा, इसका मतलब होता है कि जैसे उसने कंसीव कर लिया है, गर्भ धारण के पश्चात भी अति मात्रा में उसको ब्लीडिंग होता रहता है। तो किसमें होगा, रक्तज वाले में रक्त की अति प्रवृत्ति होगी। और कब होगी, गर्भ धारण करने के पश्चात। ठीक है, तो कैसे याद कर लोगे, खून में लब्ध हो जाता है ना, रक्त में लब्ध हो जाता है कौन, गर्भ, रक्त में गर्भ लब्ध हो जाता है, लथपथ हो जाता है, ऐसे करके इसको याद करना है। बागभट्ट ने वही बोला है, रक्त की अति प्रवृत्ति होती है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आचार्य बागभट्ट के अनुसार। नेक्स्ट आता है अरजस का, पित्त रक्त को दूषित कर देता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं पूछा जाता। अरजस का रक्त के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, काश वैवर्ण जननी भ्रशम, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब अरजस का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, रक्त नहीं है या रक्त कम है। हम तो क्या जनरल मीनिंग समझेंगे याद करने की। अरजस का मतलब रक्त नहीं है, रक्त नहीं है तो क्या होगा, दुबली पतली हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना, जननी अन्न देती है। क्यों ऐसे याद करवाया, क्योंकि अभी एक जगह और आने वाला है, लोहित छया में आएगा, आचार्य बागभट्ट ने ये बोला है अभी। ठीक है, तो जननी अन्न देती, तो जननी से क्या हो जाएगा, काश्ववर्ण जननी, अन्न से क्या हो जाएगा, अरजस का। या दूसरे टाइप से भी आप याद कर सकते हो कि अरजस का मतलब ब्लड नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो दुबली पतली हो जाएगा। और देखो नाम भी याद कर सकते, अरजस का से क्या हो जाएगा, काश वैवर्ण जननी भ्रशम। ठीक है, आचार्य बागभट्ट ने अरजस का नहीं बताया है, उन्होंने क्या बताया है, लोहित क्षया बताया है। लोहित क्षया मतलब क्षय हो जाना, मतलब ब्लड ना होना। अरजस का मीनिंग भी वही है, इनका भी वही है, लेकिन आचार्य चरक ने अरजस्का को रक्तज योनि व्यापक के अंदर पित्त के अंतर्गत बताया है अरजस्का को, लेकिन बागभट्ट ने वात पित्तज के अंतर्गत लोहित क्षया को बताया है। ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो वात पित्त के कारण जो रज होता है उसका शरण हो जाता है, और सदाह काश वैवर्ण यस्या, और क्या हो रहा है, देखो लक्षण वही मिल रहा है। अरजस का मतलब ब्लड ना होना, लोहित क्षया मतलब ब्लड ना होना। जब दोनों में ब्लड नहीं है तो क्या होगा, दुबली पतली हो जाएगी। आचार्य चरक ने बस जननी बोला है, इन्होंने यस्या बोला है, इसको बस याद रखना। ठीक है, आचरणा योन्याम अधावना, तो आचरणा में अधावन अच्छे से याद करना। अगर वो योनि का धावन नहीं करेगी तो क्या होगा, वहां पे जंतु हो जाएंगे। जंतु हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कंडू करेंगे। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन अचरणा से। किस कारण से होता है, पहला क्वेश्चन अधावन से। क्या लक्षण मिलता है, जंतु हो जाते हैं, और क्या होता है, कंडू होता है। इसके पहले कंडू हमने कहाँ पढ़ा था, कफ में ही पढ़ा था, यहाँ पे भी है तो बोथ आंसर आ जाएगा। कंडू कफ में भी है और यहाँ पे भी है अचरणा में। ठीक है, और अति नरकांक्षणी, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अति नरकांक्षणी कौन सी होती है, आचरणा। आचरणा अति नरकांक्षणी, अति चरणा में नहीं लगाना, अति चरणा में अति नरकांक्षणी नहीं है, किसमें है, आचरणा में है। ठीक है, अति चरणा में शोक सुप्ति रुचा, कैसे याद करोगे, अति चरणा, अगर हम कहीं ज्यादा चले गए है ना, ज्यादा चल लिया हमने, चरणा से रिलेट कर रहे हैं है ना, सिर्फ याद करने के लिए। अगर हमने बहुत ज्यादा चल लिया है 5-10 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा, हमारे पैर में शोफ आ जाएगा, शोफ सुप्ति रुजा, इसको हमने ट्रिक से रिलेट किया है। ठीक है, प्राक चरणा, प्राक मतलब क्या होता है, पहले, पहला मतलब क्या है, मैथुनात, अति बालाया, बाल अवस्था में मैथुन करने से ना, अति बाला। तो प्राक चरण अपन ने कैसे रिलेट किया, पहले मतलब कब, बाल अवस्था में मैथुन करने से क्या होता है, पृष्ठ कटी उरु वंशनम, पृष्ठ कटी उरु और वंशन में क्या होता है, वेदना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करेंगे, प्रा से प्राक चरणा और पा से पृष्ठ। प्राक चरणा का पृष्ठ से शुरू है, जैसे हमने आपको बताया था वातज का वा से शुरू है, किसका, वंशन और पाश में वेदना। प्राक चरणा में क्या हो जाएगा, पृष्ठ
कटी, उरु, वंक्षण, 4 चीजें हैं, याद रखना। पृष्ठ हो गया, कटी, तीसरा उरु, चौथा वंक्षण। इन 4 चीजों में प्राक्चलना में वेदना होती है। ठीक है, अभी 2 जगह और आने वाला है। उपप्लुता, उपप्लुता में पहले तो दोष बताइए कौन कौन से होते हैं। वात और कफ। वात कफ दोष होता है तो याद करना है ये कफ वर्धक आहार विहार से होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या है, सारे योनि व्यापक में अगर आपको दोष अच्छे से याद है तो उनका क्वेश्चन, उनका आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्भिणी द्वारा कफ वर्धक आहार विहार से, पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसा कौन सा योनि व्यापद है जो गर्भिणी को होता है, तो कौन सा हो गया, उपप्लुता। 2 क्वेश्चन हो गए ना, कौन सा योनि व्यापद है जो गर्भिणी को होता है, उपप्लुता हो गया। किस कारण से हो रहा है, कफवर्धक आहार विहार से हो रहा है। और कौन से वेगों को धारण करने से हो रहा है, छर्दी और निश्वास के वेगों को धारण करने से हो रहा है। तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद करते हैं। कैसे याद किया हमने, गर्भिणी को कफ की उल्टी हो गई, एक हमने कोड बना लिया। गर्भिणी को कफ की उल्टी, तो गर्भिणी से गर्भिणी हो जाएगा, कफ से हो जाएगा कफवर्धक, उल्टी से क्या हो जाएगा, छर्दी। तो छर्दी के साथ क्या है, निश्वास। जब उल्टियां होती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो एक अगर आपको एक कोड याद हो जाएगा ना, गर्भिणी को कफ की उल्टी, तो आपको पूरा लाइन ही याद हो जाएगा। ठीक है, पांडु सतोदम अश्रुवम श्वेतम स्रवती व कफम, यहाँ का बिल्कुल भी याद नहीं करना, लास्ट से कोड बन जाता है क्योंकि ये 2-3 जगह और आने वाला। जैसे पांडु पिच्छिल वाहिनी कफ में था, श्वेत पिच्छिल वाहिनी सन्निपात में था, फिर से ये आ गया तो हम किससे रिलेट करेंगे, कफ से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, उपप्लुता कफवर्धक आहार से हो रही थी तो कफ का वमन करेगी। ठीक है, अब देखिए बागभट्ट ने क्या बोला है, वात श्लेष्म व्याप्ता श्वेत पिच्छिल वाहिनी। अब आपको याद आ रहा होगा श्वेत पिच्छिल वाहिनी हमने कहाँ पढ़ा था, सन्निपात योनि व्यापक में। अब वहां पे अगर दाह शूलार्ता के साथ श्वेत पिच्छिल वाहिनी आएगा तो सन्निपात योनि व्यापक लगाना। कैसे, दाह शूलार्ता श्वेत पिच्छिल वाहिनी। अगर वात श्लेष्म व्याप्ता आ जाए, वात श्लेष्म व्याप्ता श्वेत पिच्छिल वाहिनी, तो क्या होगा, वो उपप्लुता का होगा। ठीक है, ये आचार्य बागभट्ट के अनुसार है।